बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चर फ़िज़िक्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को फोकस कर रहे हैं। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये थर्मोडायनामिक्स के हवाले से है। हम थर्मोडायनामिक्स के इन 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स को, जो कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो अपने एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन टारगेट करते हैं, जिस एरिया में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तमाम एरियाज़ को इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर सिर्फ ये जो आपके सामने चीज़ लिखी होती है वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन करनी होती, बल्कि उसके अंदर और बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स आते हैं जिनको आप लोग स्किप कर देते हैं। तो जो फ़ायदा हम आपको पहुंचाना चाहते हैं इस चैनल के प्लेटफॉर्म की मदद से, वो फ़ायदा आप तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ही हमारे लिए एक हौसला होता है, जो कि हमें दोबारा से ऐसी वीडियोज़ बनाने पर मजबूर करता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के हवाले से। अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी भी पास्ट पेपर को देखेंगे तो आपको ट्रेंड की समझ आएगी कि थर्मोडायनामिक्स के में से तकरीबन 6 से 7 सवाल वो पूछता है। अमूमी तौर पर 6 सवाल आते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस को टारगेट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ हीट। अब हीट के मुतल्लिक़ आप तमाम लोग क्लासेस के अंदर पढ़ के आते हैं, एक जो आपको डेफिनेशन बताई जाती है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है कि जो हीट होती है ये एनर्जी की एक किस्म होती है। लेकिन आप लोगों ने इस कंसेप्ट को ज़रा समझना है कि हीट एनर्जी की एक किस्म नहीं होती, बल्कि हीट जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। यानी कि अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की टर्म का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को इसलिए हम क्या चीज़ कहते हैं, हम हीट कहते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को क्लियर करना है। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हीट इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसकी जो यूनिट्स होते हैं वो तमाम वही यूनिट्स होते हैं जो कि एनर्जी के यूनिट होते हैं। आप इसको जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको इसके अलावा अर्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कैलोरीज़ में लेके जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे इसके यूनिट्स होते हैं। तो हीट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपने जिसको पॉइंट आउट करना है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अब हीट के बाद हम देख लेते हैं टेम्परेचर को। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर आपको किसी भी बुक के ऊपर या अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हमें ये कहा जाता है कि टेम्परेचर बेसिकली होती है डिग्री, किस चीज़ की, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ठंडा होने की और गर्म होने की कितनी डिग्री है, यानी अप टू व्हाट एक्सटेंट एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कूल इज़ नोन एज टेम्परेचर। हम छोटी क्लासेस के अंदर और डिफरेंट जो सोर्सेज है वहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं इस तरीके से। हालांकि टेम्परेचर की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो बेसिकली ये नहीं है। आप लोगों ने जो टेम्परेचर के हवाले से बात याद रखनी है वो बेसिकली ये है कि जो टेम्परेचर होता है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो यानी कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की मेजरमेंट होती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दौरान, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी ख़ास वक्त के दौरान मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली जो टेम्परेचर की डेफिनेशन है वो ये आपको बताई जाती है, लेकिन इसकी जो कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है। आपने इसको अच्छे तरीके से फोकस करना है। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त या तो हॉट है या ये ऑब्जेक्ट इस वक्त या तो कोल्ड है। लेकिन आप उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और वो जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है। और इसके जो यूनिट्स होते हैं आप उसको एसआई यूनिट्स के अंदर केल्विन में लेते हैं।
लेकिन इसके अलावा आप सेंटीग्रेड के अंदर भी मेजर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप यूँ कहेंगे कि जब एक बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है तो उस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ है, और जब बॉडी जो है वो कूल्ड है तो उस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो उस वक्त डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम इस टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्केल है, आप इसको अक्सर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो सेल्सियस स्केल हमारा 0 सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और जो इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 100 सेंटीग्रेड तक जाता है। आप इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सेल्सियस स्केल के बाद जो हमारा दूसरा स्केल होता है उसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में आपका जो लोअर पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। और तीसरा हमारा जो स्केल होता है हम उस स्केल को केल्विन स्केल कहते हैं। ये आपका सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूज़ किया जाता है और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम बेसिकली इसी की ही ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। ये आपका 273.15 केल्विन से लेकर 373.15 केल्विन तक चला जाता है। तो ये बेसिकली आपके टेम्परेचर्स के 3 स्केल हो गए। आप इन तीनों स्केल की ये चीज़ को नोट करना है। उसके बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल के दरमियान, कि अगर हमें एक स्केल के अंदर कोई रीडिंग दी जाए और हमें पूछा जाए किसी दूसरे स्केल के अंदर, तो हम ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो उस कन्वर्जन को देखें कि अगर आपको फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर आपसे चीज़ पूछी जाए और आपको दी जाए वो सेंटीग्रेड में, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? F = 9/5C + 32। और इसके साथ साथ अगर आपको सेंटीग्रेड के अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर चीज़ दी जाए और सेंटीग्रेड में पूछी जाए, तो आप इसी फार्मूला को किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसको लिखेंगे 5/9 F - 32। और उसके साथ साथ अगर आपने टेम्परेचर को केल्विन के अंदर बताना है तो आप क्या करते हैं? आप 273 के अंदर जो आपका सेंटीग्रेड है उसको ऐड अप कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको टेम्परेचर मिल जाता है सेंटीग्रेड के अंदर। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर के दरमियान। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके जो है ये आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ टाइप्स होती हैं आपके पास थर्मोमीटर्स की, जो कि जिनकी जो रेंज है वो हमें बताती है कि ये कितने सेंटीग्रेड से कितने सेंटीग्रेड तक आपके टेम्परेचर को मेजर कर सकती हैं। तो आपने उनको भी थोड़ा सा देख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर कौन सा आपके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा मेजरमेंट के लिए। अगर दरमियानी टेम्परेचर होगा तो आप किसकी मदद से मेजर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो फिर आपने वहाँ पे भी देखना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट हो जाएगी, वो भी आपने देखना है कि किस तरीके से टेम्परेचर आप लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हीट और टेम्परेचर का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्मल एक्सपेंशन का है। थर्मल एक्सपेंशन, अब जब भी आप कभी किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो हीट जब उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है तो उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस होती हैं उन डायमेंशंस के अंदर चेंजिंग आती है। या तो उस ऑब्जेक्ट का एरिया के अंदर चेंज आ सकता है, उस ऑब्जेक्ट के लेंथ के अंदर चेंज आ सकता है, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर चेंज आ सकता है। तो ये जो चेंज आ रहा है और ये आ रहा है हीट की वजह से, इस फिनोमिना को हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है आप इसको 3 तरीके से ले सकते हैं। आपका लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, इसके अलावा आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं और आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करनी है, ये MCQ में पूछी जा सकती है कि थर्मल एक्सपेंशन में विदाउट चेंज इन इट्स स्टेट ऑब्जेक्ट की वही रहे। मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहे और सॉलिड में रहते हुए उसके एरिया के अंदर चेंज आ जाए, उसकी लेंथ के अंदर चेंज आ जाए या उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए और वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, तो इस तरीके की जो एक्सपेंशन होगी हम उस एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये जो थर्मल एक्सपेंशन, इनको फर्दर हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन और इसके अलावा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बेसिकली जो लीनियर एक्सपेंशन होती है वो ये होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर किसी किस्म का चेंज आए, तो इस फिनोमिना को हम लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स या लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो चेंज इन लेंथ आपका आता है वो बेसिकली जो चेंज इन लेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के। ओरिजिनल लेंथ आपकी कितनी है?
और उसके साथ साथ आपने टेम्परेचर का कितना डिफरेंस दिया, डेल्टा टी कितना दिया। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आता है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये आपकी लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस चेंज कर देंगे तो उस लेंथ के अंदर भी उतना ही ज़्यादा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अल्फ़ा यहाँ पर जो है ये लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। आप इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। और जब आप इसकी डायमेंशन या यूनिट निकालेंगे तो ये सेम आ जाएंगे, तो ये पर केल्विन में आपका चला जाएगा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज़ द लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एरियल कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम उसको बीटा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वहाँ पे लेंथ की जगह पे आप एरिया ले लेंगे तो वही इक्वेशन बनेगी डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट डेल्टा टी। और यहाँ से आपका जो बीटा आ जाएगा वो आएगा डेल्टा ए ओवर ए नॉट इंटू डेल्टा टी। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके भी जो आपके यूनिट्स होंगे वो केल्विन के अंदर ही रहेंगे। इसके साथ साथ हम जो तीसरी एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स के अंदर वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फिनोमिना भी यही है कि उतना ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा जितना ज़्यादा आप वहाँ पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट रखेंगे, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस लेके आएंगे। वी नॉट गामा आ जाएगा ये इंटू डेल्टा टी। तो इस कोफिशिएंट को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा गामा होता है ये होता है डेल वी ओवर वी नॉट इंटू डेल टी, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो पर केल्विन ही होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा ये आपके तीन कोफिशिएंट हैं, और इन तीनों कोफिशिएंट्स के दरमियान आप एक रेशो भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1:2:3। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ जाता है, बल्कि एक पास पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका बीटा होता है ये किसके इक्वल होता है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो हमें पता है कि बीटा को अगर हम इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा लिखेंगे तो वो 3 अल्फ़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे MCQs की प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आपके ये जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं ये आप लोगों के क्लियर हो जाएँ। एक बात याद रखें कि जो आपकी गैसेज यानी कि कोई भी अगर आपका सिस्टम होगा जिसके अंदर गैस होगी उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम के अंदर ही एक्सपेंशन आ सकता है। तो हम गैसेस के अंदर सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे आप लीनियर एक्सपेंशन की या ये जो आपने एरियल एक्सपेंशन या सुपर फेशियल एक्सपेंशन की बात की ये वहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात को डिस्कस करेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन को ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ ताकि जगह यहाँ पे ज़्यादा बन जाए हमारी। नेक्स्ट आपके पास वाटर का एनामलस बिहेवियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी MCQs को टारगेट किया जा सकता है। आप इसको देख लें, एनामलस एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, एनामलस बिहेवियर भी कहते हैं। अब ये क्या है, यूजुअली वी नो दैट कि जब भी हम किसी जो हमारे पास जो भी चीज़ होती है हम उसको जब भी हीट अप करते हैं तो हीट अप करने के बाद वो एक्सपैंड होती है। जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक्सपैंड होते हैं, और जब आप उसके अंदर से हीट निकालते हैं यानी कि टेम्परेचर कम पे उसको ले जाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा फिनोमिना नहीं होता। वाटर के केस में 0 सेंटीग्रेड से लेकर 4 सेंटीग्रेड तक ये उलट होता है, यानी 0 सेंटीग्रेड से लेकर 4 सेंटीग्रेड के दरमियान जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त बजाय आपका जो वाटर है ये एक्सपैंड करने के ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहाँ पे होती है कॉन्ट्रैक्शन, और इसी बिहेवियर को, वाटर के इसी बिहेवियर को हम एनामलस बिहेवियर कहते हैं। यानी कि 0 से लेके 4 सेंटीग्रेड के दरमियान हमारा जो गैमा होता है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये नेगेटिव होता है। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से आपकी जो बजाय एक्सपेंशन होने के कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इट मीन्स दैट जो गैमा है आपका वो नेगेटिव होना चाहिए। इसको हम एनामलस एक्सपेंशन कहते हैं। और ये जो 4 सेंटीग्रेड होता है यहाँ पे जाके जो इसकी डेंसिटी होती है यानी कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये मैक्सिमम हो जाती है एनामलस बिहेवियर पे। आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ इस साइड के ऊपर टेम्परेचर डेंसिटी ले लूँ और इस साइड के ऊपर टेम्परेचर ले लूँ और यहाँ पे मैं डेंसिटी ले लूँ, तो जो 4 सेंटीग्रेड यहाँ 0 से हम स्टार्ट करें
तो जो 4 सेंटीग्रेड की वैल्यू होगी वहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा और उसके बाद जो है वो ग्राफ इस तरीके से गिर जाएगा। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम एनामुलस एक्सपेंशन कहते हैं। आप लोगों ने इसको देखना है, ये 0 से 4 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पे कंट्रैक्शन होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो उसका मतलब है वॉल्यूम वहाँ पे मिनिमम होगा और इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को भी आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि जिसका यूनिट मास हो, उसके यूनिट मास के अंदर 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन का चेंज लेके आए। 1 सेंटीग्रेड का या 1 केल्विन का, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T। ये है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट की बात की गई है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक मटेरियल होगा, इसलिए हम इसके साथ N भी लगाते हैं और इसी चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। C = Q डिवाइडेड बाय N × T। अब ये जो N है ये ऐसा यूनिट के अंदर 1 किलोग्राम होना चाहिए, तो आप इसको बाज़ औक़ात हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूँ भी डिफाइन करवा देते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो यूनिट होंगे वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे जाउल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है तो आपने इसके यूनिट्स को भी देखना है और इसके साथ साथ इसकी डायमेंशंस को भी अच्छे तरीके से देख लेना है। ये जो स्पेसिफिक हीट होती है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से देखना है। अक्सर यहाँ से MCQs आ जाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंडेंट है, इसके अलावा ये डिपेंड नहीं करती। मटेरियल की कौन सी नेचर है, स्पेसिफिक हीट हमारी उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट को हम मोलर स्पेसिफिक हीट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ पे जैसे 1 किलोग्राम की बात की गई है तो मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली ऐसी हीट होगी जो कि 1 किलोग्राम की बजाय जिसमें हम 1 मोल की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। इसके भी जो यूनिट्स हैं वो जाउल पर किलोग्राम केल्विन की बजाय जाउल पर मोल केल्विन बन जाएंगे। तो जब हम मोल्स की बात करेंगे तो उस वक्त ये मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, अदरवाइज़ आप इसको स्पेसिफिक हीट या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट भी लिटरेचर के अंदर कहा जाता है। जो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है, एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है। आप इसको कैपिटल CV या कैपिटल CP से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोलर होती है। और जो स्पेसिफिक हीट होती है आप इसको स्मॉल CV या स्मॉल CP से डिनोट करते हैं। इन दोनों का रिलेशन भी BSc की बुक में आपको मिल जाएगा। जो CP - CV होता है यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि मोलर होती है माइनस CV = R। तो जो आप CP - CV = R का रिलेशन निकालते हैं अक्सर FSC में भी और BSc में भी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए होता है। लेकिन अगर मोलर ना हो और आपको ये बताई जाए प्रिंसिपल हीट बताई जाए तो बेसिकली उसका रिलेशन निकलता है CP - CV = R डिवाइडेड बाय मोलर मैस, R डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आपने इन दोनों फार्मूलाज़ की इंटरप्रिटेशन को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो CP - CV बेसिकली हमारे पास R होता है, तब हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात नहीं करते बल्कि मोलर की बात करते हैं। और जब हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो तब हम यहाँ पे स्मॉल CP और स्मॉल CV लेंगे और ये R जो है ये उसके मैस के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर किसी भी मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर होता है, आप वाटर को हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद वाटर जो है वो वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। तो आपने स्टेट चेंज कर दी लिक्विड से कहाँ पर, वेपराइजेशन की तरफ, वेपर्स की तरफ या गैसेस की तरफ। इसी तरीके से आपकी जो आइस है वो मेल्ट होती है, तो ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ द आइस आप देखते हैं कि सॉलिड से हम जा रहे होते हैं लिक्विड्स के अंदर। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ स्टेट हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट के अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ के को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है
कि जितनी भी चेंज ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता। टेम्परेचर आपका उस दौरान क्या होना चाहिए, जिस दौरान ये स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है उस दौरान जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस और उसके सराउंडिंग के दरमियान बेसिकली आपका जो चेंज होता है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उनके दरमियान आपके मैटर की जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें सबसे पहली जो हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। आप इसको पोशीदा हरारत या मख्फी हरारत भी कह सकते हैं। जो लेटेंट हीट बेसिकली होती है ये क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड होती है या क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन आउट होती है, यानी कि हीट की वो क्वांटिटी जो अब्जॉर्ब हुई या हीट की क्वांटिटी वो जो रिलीज़ हुई। कब रिलीज़ हुई, जब आपका एक यूनिट मास ने चेंज किया एक टाइप से मैटर की दूसरे टाइप के दरमियान। यानी अगर आपका एक मैटर सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहा है तो उस दौरान कितनी हीट अब्जॉर्ब कर रहा है या उस दौरान कितनी हीट जो है वो इमिट कर रहा है, इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम इसको कैसे लिखेंगे, हीट पर यूनिट मास या एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहाँ पे इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, जाउल पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास होती है लेटेंट हीट। अब ये जो लेटेंट हीट है ये दो तरीके की हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक फ्यूजन का फिनोमेना होता है और दूसरा हमारे पास वेपोराइजेशन का फिनोमेना आता है। हम दोनों तरीके की जो लेटेंट हीट है इनको देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास होती है ये सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होती है। सॉलिड से जब आप लिक्विड की तरफ मूव करते हैं और जब आप लिक्विड से गैस की तरफ मूव करते हैं तो वो जो हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एक और चीज़ होती है सब्लिमेशन, उसको भी देख लें। सब्लाइम कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सब्लिमेशन होती है ये डायरेक्ट ट्रांजिशन है सॉलिड से गैस के दरमियान विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अगर डायरेक्ट आप सॉलिड से गैस में चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये कुछ लेटेंट हीट के बारे में बातें थी। अभी जो लेटेंट हीट होती है इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछी तो नहीं जाती, लेकिन आप उसको देख लें कि एक इंटरनल लेटेंट हीट होती है और इसके साथ साथ एक आपके पास एक्सटर्नल लेटेंट हीट होती है, ठीक है। इंटरनल लेटेंट हीट जो होती है ये मॉलिक्यूल्स की इंटरनल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो एक्सटर्नल हीट होती है ये वर्क करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने वाली हीट को हम एक्सटर्नल लेटेंट हीट कहते हैं और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने वाली हीट को हम इंटरनल लेटेंट हीट कहते हैं। एक बात याद रखें कि जो इंटरनल लेटेंट हीट होती है ये हमेशा आपकी जो एक्सटर्नल लेटेंट हीट होती है उससे ग्रेटर होती है। तो हम कह सकते हैं Li इज़ ग्रेटर दैन जो है ये Le। अब जो एक्सटर्नल लेटेंट हीट होती है ये सिर्फ गैसेस के लिए होती है, ठीक है, जबकि जो इंटरनल लेटेंट हीट है ये आपकी सॉलिड्स के लिए भी हो सकती है और इसके साथ साथ लिक्विड्स के लिए भी हो सकती है और उसके साथ साथ गैसेस के लिए भी हो सकती है। तो हम इस तरीके से इंटरनल लेटेंट हीट और एक्सटर्नल लेटेंट हीट को देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है लेटेंट हीट का ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो आपका प्रॉब्लम होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि टेम्परेचर के अंदर कितना ग्रेडियंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, यानी कि आपका टेम्परेचर विद डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस। आप इसको डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो हम इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट और इसको टी जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सम लेंथ सम डायमेंशन। और हमेशा जब आप लेंथ इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, अगर आपका डेल्टा एक्स जो है ये इंक्रीज़ करता चला जाएगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो उतना ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो जैसा कि आपको यहाँ पे रिलेशन पे भी नज़र आ रहा है तो हमने ये बात रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। और ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है कि विद इंक्रीज़ इन द लेंथ टेम्परेचर विल बी डिक्रीज़। यहाँ पर आप इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर अबव में है तो केल्विन पर मीटर इसके जो हैं वो क्या निकलेंगे, यूनिट्स निकलेंगे। आप इसके यूनिट के अलावा डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर जाकर डिस्कस करते हैं और इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र के अंदर जाकर डिस्कस करते हैं।
तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को अब हमने देख लिया, इसके भी MCQs आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कितने तरीके से होती है। हमें पता है कि हीट ट्रांसफ़र के हमारे पास 3 मैकेनिज़्म होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मैकेनिज़्म होता है वो कंडक्शन होता है, फिर कन्वेक्शन होता है, और फिर उसके बाद आप किसकी बात करते हैं, आप रेडिएशन की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रही होती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र वहाँ पर है, एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सॉलिड टू द अनदर पार्ट ऑफ सॉलिड। यानी कि जैसा कि आप वो देखते हैं कि आप अगर एक किसी भी बर्तन के अंदर पानी डाल दें और वहाँ पे आप एक चम्मच डाल दें, आपका स्टील का चम्मच डाल दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हालांकि आपने स्पून की सिर्फ जो है आगे वाली साइड को पानी के अंदर डिप किया होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस स्पून को वहाँ से पकड़ेंगे तो जो हीट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, इस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव नहीं करते, बल्कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसके लिए मीडियम आपको जो है वो रिक्वायर ज़रूरी होता है। सॉलिड्स के अंदर जैसा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं, उनकी ऑसिलेशंस की वजह से जो हीट है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। अब इसके बाद थर्मल कंडक्शन के अंदर ये चीज़ें जो है आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जहाँ से MCQs अक्सर बन के आते हैं, वो थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली हमें बताती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि अगर आपकी एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, आपकी एनर्जी जो है वो चेंज अगर उसके अंदर आ रहा हो, तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं एरिया के और इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट के। एरिया और आपका आता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स, जिसको हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा था। यानी कि फ्लो ऑफ जो हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितना एरिया लिया और आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये कितना आ रहा है। अब यहाँ से हम थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट को भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये Q/T इज़ इक्वल टू K इंटू एरिया इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पे K को रिप्रेजेंट करेंगे तो K आपका निकलेगा, यहाँ से आप इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करके निकलेंगे तो ये बनेगा Q इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय A इंटू टी डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये टाइम है, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको टेम्परेचर तो नहीं बोल दिया, ये टाइम है। तो फ्लो ऑफ हीट जो है, तो फ्लो ऑफ जो हीट है उसका जो रेट है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और टेम्परेचर ग्रेडियंट के। और अगर आप यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये हीट इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटू डेल्टा थीटा, जो कि चेंज इन टेम्परेचर है, उसके इक्वल आ जाएगा। अब ये जो के होता है, ये जो आपके पास कंडक्टर्स होंगे, परफेक्ट कंडक्टर्स होंगे, उनके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो आपके पास इंसुलेटर्स होंगे उनके लिए के की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिटी हो जाएगी और जो आपके इंसुलेटर्स हैं उनके लिए हम के की वैल्यू को 0 लिखते हैं, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का, आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है आपको यहाँ पर, तो आपने सिंपली इस इक्वेशन को अपने जहन के अंदर रखना है और यहाँ पे वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके के की आप डिपेंडेंस को भी बता सकते हैं, उसके साथ साथ आप के की जो वैल्यू है अगर न्यूमेरिकल में पूछी जाती है आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। ये जो हीट है आपका ये जाउल होता है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन बनेगा, ठीक है। पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, ये टी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा थीटा चला जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नीचे लेंथ रह जाएगी, उसको हमने पर मीटर कर दिया है, ये पर सेकंड हो गया है और ये पर केल्विन हो गया। तो इस तरीके से आप इसको हीट को आसानी से कंडक्शन के फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडक्शन के बाद का फिनोमिना होता है वो कन्वेक्शन होता है, उसको देखते हैं हम। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की एग्जांपल्स के ऊपर भी बात करेंगे हम। जो कन्वेक्शन होता है ये बेसिकली प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू मटेरियल मीडियम ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स की बेसिकली एक्चुअल मोशन होती है।
अब हमने कंडक्शन के अंदर देखा था पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअल मोशन एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि कन्वेक्शन के केस में जो पार्टिकल्स की एक्चुअल मोशन होती है और एक्चुअल मोशन की वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कन्वेक्शन कहा जाता है। तो हीट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वो जो आपके होते हैं वो हॉटर रीजन की तरफ से कूल्ड रीजन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस है ये तब तक आपका चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आ जाएगा, ये जब तक आपका जो मटेरियल है वो सारे का सारा हीट अप नहीं हो जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स की मोशन होती है उसको हम करंट्स कहते हैं, ठीक है। एयर करंट्स की जैसे आपने अक्सर बात सुनी होगी, जो आपके जो परिंदे होते हैं ये एयर करंट थोड़ा सा ये जब हवा के अंदर परिंदे उड़ते हैं तो थोड़ा सा ये अपने जो हैं वो फीदर्स हैं उनको हिलाने के बाद एयर करंट्स के ऊपर ट्रैवल करते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा आपने सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की बात की होगी, ठीक है। वो सारे के सारे भी जो हैं वो कन्वेक्शन की वजह से प्रोसेस होता है। उसके बाद जो रेडिएशन का फिनोमेना है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, उस फिनोमेना को डिस्कस भी करेंगे हम किसी लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स के किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब हम इससे पहले थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने ग्रेडियंट की बात की और उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी की बात की, लेकिन थर्मल रेजिस्टेंस को हम स्किप कर गए। उसको देख लें, थर्मल रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। अब जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ये बेसिकली के ए और उसके अलावा टेम्परेचर ग्रेडियंट के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करना चाहेंगे तो जो रेजिस्टेंस आपकी होती है आर, ये बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के इक्वल होता है। चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज़ द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्राम द एंड एट हाई टेम्परेचर टू द एंड एट लो टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर हाई टेम्परेचर है एंड के ऊपर और जिस एंड के ऊपर लो टेम्परेचर है, वहाँ उसके दरमियान जो फ्लो ऑफ हीट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, ठीक है। अगर आप उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेडियंट से, तो आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस आ जाती है। आप थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल भी सकते हैं। कैसे आपने निकालना है, आपने Q/T की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपके पास L डिवाइडेड बाय K इंटू A वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने अच्छी तरीके से रिमेंबर करना है, इस फार्मूले को। ये हमारे पेपर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फिनोमिना को हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली। हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, उनके स्केल्स कैसे होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर ली, और थर्मल एक्सपेंशन की बातें हमने की, कंडक्टिविटी की बातें की, अनोमलस बिहेवियर को देख लिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।